क्या प्यारे बच्चों, फाइनली कक्षा 10 के सभी मॉडल पेपर जारी हो चुके हैं और मैं आज आपके सामने कक्षा 10 का विषय हिंदी का जो माध्यमिक परीक्षा का मॉडल पेपर है वह आपके साथ लेकर आ चुका हूं। मैं आपको इस पेपर में जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं उन सारों के आंसर बताऊंगा, आंसर की आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आपको वीडियो के बीच में मैं आपको कहीं पर भी पीडीएफ दे सकता हूं। तो आप लोग वीडियो को सबसे पहले पूरा विस्तार से ध्यान से देखें और बताई गई जानकारी को समझें और जो मैं आपको वीडियो में क्वेश्चन बता रहा हूं उन सभी क्वेश्चन को समझ लें। तो अगर आप लोगों ने सभी क्वेश्चन सही से हल कर लिए तो आपको पूरे 80 नंबर मिल सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि जो सभी मॉडल पेपर है वह जारी हो चुके हैं और मैं आपके सामने एक एक करके सभी मॉडल पेपर लेकर आऊंगा। सबसे पहले हम विस्तार से बात करेंगे हिंदी के मॉडल पेपर की। माध्यमिक परीक्षा 2025-26 का ये सेकेंडरी एग्जाम 2025-26 का पेपर है। नमूना प्रश्न पेपर यानी कि मॉडल पेपर में आपके सामने हाजिर कर रहा हूं। जो विषय हिंदी का ये जो पेपर रहने वाला ये विषय हिंदी का पेपर है, कक्षा 10 का पेपर है और आपको जो इस पेपर में समय मिलने वाला है वह 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलने वाला है और इसमें आपको कुल 25 पूर्णांक है और परीक्षा तैयारी के लिए सामान्य निर्देश आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं। जो ये सामान्य निर्देश है इनका पालन करते हुए आप लोगों को पेपर सॉल्व करना है। तो इसी के साथ हम अब आपका पेपर शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए यानी कि खंड अ की। आपके सामने मैं खंड अ लेकर प्रस्तुत हुआ हूं और मैं आपको सभी प्रश्नों के आंसर इस वीडियो में बताने वाला हूं। निम्नलिखित बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये आपका जो पहला प्रश्न है, भौगोलिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको बताना है कि भौगोलिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो ये जो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें आपका ब ऑप्शन सही हो जाएगा यानी कि एक प्रत्यय भौगोलिक शब्द में दे रखा है। इसके साथ हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। निराकर शब्द किस उपसर्ग से बना है, आपको बताना है कि निराकर शब्द किस उपसर्ग से बना है। तो मैं आपको बता दूं कि निराकर जो शब्द है वह नि ऑप्शन से बना है तो आपका ब ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। व्यक्ति जो पेट भरा और तन ढका होने पर भी सो नहीं पाता वो है संस्कृत व्यक्ति यानी कि संस्कृत व्यक्ति कभी भी पेट भरने पर सो नहीं जाता। इसी के साथ हम बात करेंगे आज के चौथे क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा रचना मन्नू भंडारी ने की नहीं है, यानी कि कौन सी रचना मन्नू भंडारी ने नहीं की है। तो आपको यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इन चारों ऑप्शन में से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा झूठा सच। ऑप्शन राइट नहीं बल्कि त्रिशंकु में हारा गई एक प्लेट से लाकी। तो आपका यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा झूठा सच। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मन्नू भंडारी ने झूठे सच की रचना कभी भी नहीं की है। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और चलते अब आगे की 5वें क्वेश्चन की ओर। लेखक ने बाल गोविंद की संगीत साधन का चरमोत्कर्ष किस दिन देखा, यानी कि उसने किस दिन देखा। तो पुत्र की मृत्यु पर आपको लिख देना है पुत्र की मृत्यु पर। ब ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। गोपियों द्वारा उद्धव को अंत में कौन सा धर्म याद दिलाया जाना प्रदर्शित है, यानी कि गोपियों द्वारा उद्धव को अंत में कौन सा धर्म याद दिलाया जाना प्रदर्शित है। तो आपका ये प्रेम धर्म ब ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बच्चों मैं आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर बता रहा हूँ और इसके साथ जो अगला क्वेश्चन है, अट नहीं रही है कविता में किस मास की मादकता का वर्णन किया गया है। तो कौन से मास था बच्चों, आपने कविता पर जरूर पढ़ी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो अर्थ नहीं रही है कविता में फागुन मास का जो पूरा वर्णन है वह किया गया था। इसी के साथ हम 8वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संगीतकार का कार्य होता है, यानी कि संगीतकार का क्या कार्य होता है। तो आपके सामने यहाँ अ ब स द 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको एक सही करना है। तो आपका ये जो है मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाकर अपने स्वर को बल प्रदान करना, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो भोलानाथ है उनके दोस्तों को
दोस्तों का कौन सा शरारत महंगी पड़ी, भोलेनाथ और उसके दोस्तों की कौन सी शरारत महंगी पड़ी। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो ये आपके सामने ब ऑप्शन दे रखा है, चूहों के बिल में पानी डालना, यह आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी लोग किस दबाव के बिना नहीं लिख पाते। आलसी लोग किस दबाव के बिना नहीं लिख पाते, तो बाहरी दबाव। आपका स ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसी के साथ जो अगला क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी, पाठ के लेके घटों में सुबह आंख खुलते ही बालकनी की ओर क्यों दौड़ी। तो क्यों दौड़ी सुबह आंख खुलते ही बालकनी की ओर, तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें ब ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कंचनजंगा देखने के लिए। यहाँ पर आपका ये ब ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसी के साथ त्रिमो माया सेदे मलाई सताउज पंक्ति का तात्पर्य क्या है। इससे पूरी पंक्ति का तात्पर्य, तुम्हारे प्यार मुझे सदैव रुलाता है, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। यह आपका जो 12 ट्यूशन तक के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, और इन सभी आंसरों को आप लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपके सामने जो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है वह इस प्रकार है कि जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह क्रिया कहलाती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको दे रहा हूं, ये प्रश्न बता रहा हूं, इनकी पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर अभी कर रहा हूं, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें। और ये जो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर नहीं पड़ता वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो आपको इसका जो उत्तर है वह सकर्मक हो जाएगा। इसी के साथ वे विशेषण जो किसी पदार्थ के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार यदि का बोध कराते हैं वह कौन सा विशेषण होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जो ये गुण, दोष, रूप, रंग, आकार का बोध कराते हैं वह गुणवाचक विशेषण होते हैं। आपको ये विशेषण सारे याद कर लेने हैं, एक मोस्ट क्वेश्चन जरूर आएगा। वे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि के कोई परिवर्तन नहीं होता हो उन्हें शब्द कहते हैं। उन्हें कौन सा शब्द कहते हैं, जिसमें लिंग, वचन, काल आदि के कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आपको लिखना है अणीय लिख देना है, या फिर आपको लिख देना है अविकारी। अविकारी भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन। और इसी के साथ जो अगला शब्द है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसी के साथ स्वागत शब्द में कौन सी संधि है, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको बता देना है यण संधि इसमें है। इसी के साथ रात दिन में कौन सा समास है, आपको बताना है कि रात दिन में कौन सा समास है। तो आपको इसमें जो आपका रात दिन में कौन सा समास है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले समास पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक बार के लिए बता दूं कि इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा समास, द्वंद्व समास है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। भारत में राष्ट्रीय आदर्श है त्याग और सेवा। आप इन धाराओं की तीव्रता उत्पन्न कीजिए और शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम काम में लगे जाओ, फिर देखोगे इतनी शक्ति आएगी कि तुम उसे संभाल ना सकोगे। दूसरों के लिए रति भर सोचने के धीरे धीरे हृदय में सिया का बच जाएगा। तो आपको इस प्रकार जो ये अपठित गद्यांश दे रखा है, इसी के साथ आपका यहाँ पर जो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा रखा है कि भारत के राष्ट्रीय आदर्श क्या है। तो आपको इस गद्यांश में दे रखा है भारत के राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा है, सबसे पहली लाइन में आपके सामने दे रखा है। और इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है, दूसरों के लिए सोचने से हृदय में किस प्रकार का बल उत्पन्न होता है। तो आपको ऊपर दे रखा था शीर्षा, यानी कि शेर सा बल उत्पन्न हो जाता है। स्वार्थी शब्द का विपरीत शब्द गद्यांश में से छांट कर लिखिए। आपको स्वार्थी शब्द का विपरीत शब्द लिखना है। जो है स्वार्थी यानी अपने स्वार्थ के लिए जीता है, तो उसको निस्वार्थ हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी के साथ उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है, यानी कि इस गद्यांश का शीर्षक आपको बताना है। मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, अगर आप लोग अभी भी
समझना चाहते हैं तो मैं आपको और कुछ वीडियो बनाऊंगा। इसका जो है वो भारत के राष्ट्र आदर्श है, इसलिए इसका उचित शीर्षक हो जाएगा। इसी के साथ हम बात करते हैं लेखक को क्या देखकर प्रसन्नता होगी। लेखक को क्या देखकर प्रसन्नता होगी, आपको ये बताना है। तो लेखक को भाई लोगों क्या देखकर प्रसन्नता हुई है, तो उसे यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर जाओ तो भी वह देखकर मुझे प्रसन्नता ही होगी। यानी कि तुम, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 5वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर जाओ तो मुझे ये देखकर प्रसन्नता होगी। कौन सा व्यक्ति उत्तम रूप से कार्य करता है, कौन सा व्यक्ति उत्तम रूप से कार्य करता है, जो पूर्णतः निस्वार्थी होता है। यानी कि जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीता है, दूसरों के लिए जीता है, जो पूर्णतः निस्वार्थी होता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। चौथा क्वेश्चन है और आपका जो ऊषा की लाली में अभी से गए निखर, हिमगिरी के कनक शिखर, आगे बढ़ा शिशु रवि, बदली छवि देखता रह गया अपलक कवि, डरा था प्रतिलंब अपरूप का ये जादू आबा। तो आपका इस प्रकार से ये पठित पद्यांश दे रखा है। पद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है, तो इसका उचित शीर्षक क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऊषा की लाली में आपका ये यहाँ पर इस पद्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा। यह आंसर आपको लिख देना है। पद्यांश में किस समय का वर्णन किया गया है, तो आप बारी बच्चों आपको बता दूं कि पद्यांश में जो सुबह का समय का वर्णन किया गया है, आप लोग सुबह के समय को लिख सकते हैं। कवि को क्या डर लग रहा था, यानी कि कवि को क्या डर लग रहा था, ये आपको इस गद्यांश में छांट कर उत्तर देना है। प्रचलन रूप से जादू आबा बिखर ना जाए, यानी कि ये जो जादू याबा है, डर था प्रचलन अवरूप पे, ये जादू याबा जाए ना बिखर, जादू याबा बिखर ना जाए ना बिखर, ये आपको इसका उत्तर लिखना है। कवि को डर लग रहा था इस बात का। कविता में कवि हिमगिरी किसे कहता है, यानी कि हिमगिरी किसे कहता है, हिमालय को, विंध्याचल को, अरावली को, यहाँ पर समुद्र को। तो आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा, हिमालय को कवि हिमगिरी कहा करता था। हिमगिरी के शिखर किससे निखर गए थे, हिमगिरी के शिखर किससे निखर गए थे, यह आपको उत्तर बताना है। वर्षा से, तेज धूप से, ऊषा की लाली, तो आपको यहाँ पर ऊषा की लाली सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कविता में रवि को किस के समान बताया गया है, कनक शिखर के, जादू याबा, ऊषा की लाली, यहाँ पे शिशु। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपका यहाँ पर जो शिशु ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। हम आपको पूरा पेपर सॉल्व करा रहे हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं 5वें ट्यूशन के निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आषाढ़ की रिमझिम है, सूचक गांव खेतों के उतर पड़ा, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं ओपन रही है, ध्यान के पानी भरे, खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कौवे का भी लेकर भी और मेड़ पर बैठी है। यह आपको यहाँ पर जो ऐसा पद्यांश दे रखा है। आषाढ़ मास में प्रकृति वातावरण कैसा होता है, यह आपको बताना है कि आषाढ़ मास में प्रकृति वातावरण कैसा होता है। तो आषाढ़ मास में रिमझिम जो प्रकृति वातावरण रिमझिम होता है, तो आपका यहाँ पर आषाढ़ में रिमझिम होता है। आषाढ़ की रिमझिम में गांव के लोग क्या करते हैं, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ते हैं, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं ओपन हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, और औरतें कलेवा लेकर भी मेड़ पर बैठी है। यह आपको उत्तर लेना है। और इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन है, किसके संगीत के स्वर की तरंग स्वर्ग की ओर लोगों के कानों की ओर आ रही थी। तो आपको यहाँ पर बताना है किसके संगीत की स्वर आ रही थी, वो आपको मैं आगे बता रहा हूँ। अथवा वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन आगे जो मैंने एक बता दिया, इसलिए अब मैं आपको 6ठे क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। प्रस्तुत पठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फसल क्या है, और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म रूपांतर है, सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच हवा का थिरथराने का। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, काव्यांश में किन मानवीय मूल्यों की ओर संकेत किया गया है। तो प्यारे बच्चों, इन जो
क्वेश्चन का आंसर है। मैं आपको तीनों क्वेश्चन का आंसर आगे बता रहा हूँ। दूसरा, खेतों में लहराले हुई फसल को देखकर मानव मन में क्या चित्र उभरता है, कल्पना के आधार पर लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, पंक्ति का आशय लिखिए। तो आपको इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर अभी आपको देखने को मिलेगा। तो ये छठे का आपको पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख सकते हैं, काव्यांश में कवि को अपने फसल को बाने निम्न लेकिन माने वाले मूल्य का संकेत किया, ये आपको बताना है। और ये आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरे मैंने आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर इसमें बता दिए। अब हम बात करते हैं खंड ब या फिर सेक्शन बी की। इसी के साथ मैं आपको सेक्शन बी के सारे प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूँ। निम्नलिखित लघुतांश में प्रश्नों के प्रत्येक का उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिए। तो आपको प्रत्येक का उत्तर 40 शब्दों में लिखना है। ये जो 7वां क्वेश्चन है, हवलदार साहब ने कैप्टन सजने वाले को सामने खड़ा देखने की क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है, नेताजी का सजमा पाठ के आधार पर लिखिए। तो आपको इस प्रश्नों के आंसर मैं आपको आगे देने वाला हूँ। सारे 8 है, लखनवी अंदाज कहानी में लेखक ने पतनशील संबंधी वर्ग का कटाक्ष किया है, कथन का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और 9वां क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां को सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता था, नौबत खान में इबादत पाठ के आधार पर लिखिए। राम लक्ष्मण परशुराम स्वाद काव्यांश के आधार पर वीर योद्धा की विशेषता बताइए। आपको यहाँ पर विशेषता बतानी है। 11वां प्रश्न है, आत्मकथा सुनाने का कभी समय नहीं है, कवि ने ऐसा क्यों कहा, आत्मकथा काव्यांश के आधार पर समझाइए। और जो 12वां क्वेश्चन है, दंतुरित मुस्कान मर्तम में जान डालने में समर्थ है, कथन के निहित भाव को समझाइए। ये आपको मैं 12। और अभी आपके सामने 13वां क्वेश्चन है कि लेखक के साथियों ने मूसमा तिवारी को क्या कहकर चिढ़ाया और उसका क्या परिणाम हुआ, माता का अंचल पाठ के आधार पर लिखिए। माता का अंचल पाठ के आधार पर लिखना है। 14वां क्वेश्चन है, लेखक ने जीव अवयव के बारे में क्या अनुमान लगाया, मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर लिखिए। ये आपको लिखना है। इसी के साथ 15वां क्वेश्चन, अपनी खिचड़ी अलग से पकाना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जो भी यहाँ पर आपको 6 से लेकर 15 क्वेश्चन है, इन सारों के आंसर अभी आप लोग देख लीजिए। मैं आपको 7 से 15 के क्वेश्चनों का आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर खंड ब का जो ये 7वां क्वेश्चन है, हवलदार साहब कैप्टन सजने वाले को देखकर पहले अवाक कर रहे थे, इनका ये 7वें क्वेश्चन का आंसर है। और आपके सामने ये लखनवी अंदाज पाठ से 8वें क्वेश्चन का आंसर मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। लखनवी अंदाज में लेखक ने अपने पतनशील सामग्री का व्यंग्य किया है। इस रचना में ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो वास्तविक वीरता से दूर भागते हैं, अपनी बनावट जीवन शैली का गर्व से लोगों के सामने दिखावा करते हैं, वे अपने वास्तविक सत्य से छुपा रहते हैं। इसी के साथ ये जो 9वां क्वेश्चन है, इसका आंसर भी मैं आपको यहाँ पर जो बिस्मिल्लाह खान पाठ की सेना से आया है, इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ ये जो 9वें क्वेश्चन का आंसर, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे को साथ साथ लिखते जाइए। ये जो आपके सामने राम लक्ष्मण परशुराम स्वाद प्रश्न 10 का आंसर आपके सामने दिखाई दे रहा है। मैं आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर बता रहा हूँ। इसी के साथ प्रश्न नंबर 11वां, कवि के आत्मकथा सुनाने का समय नहीं था, ये भी आप लोग देख सकते हैं। और प्रश्न नंबर 12 दंतुरित मुस्कान से ये आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 भोलेनाथ पाठ से आया है, इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। और इसी के साथ प्रश्न नंबर 14 लेखक के अनुमान लगाया का व्यंग्य, ये भी आप लोग देख सकते हैं। और इसी के साथ 15 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अपनी खिचड़ी अलग से पकाना, खिचड़ी अलग से पकाना मुहावरे का अर्थ है अलग थलग रहना या फिर अपना काम सबसे अलग ढंग से करना। आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जब से रमेश की लड़ाई हुई है, वह सबसे अलग थलग रहता है और अपनी खिचड़ी अलग पकाता है। यह आपका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। आपने प्रश्न 15 तक के क्वेश्चन के आंसर देख लिए। अब हम बात करते हैं प्रश्न 16 की और आपको उनके आंसर भी जल्दी से जल्दी साझा कर देते। आपके सामने सेक्शन सी यानी कि खंड 16 प्रश्न है, नेताजी के सजमा पाठ के आधार पर वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है। पंक्ति में नेताजी के प्रति पान वाले क्या दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। उत्तर सीमा 60 से 80 शब्द रहने वाली है।
और 17वां क्वेश्चन है, अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति का व्यापकता का वर्णन किन रूपों से किया है, ये आपको बताना है। और 18वां क्वेश्चन है, जितना कम लेकर मैं समाज को कितना अधिक वापस लौटा देता हूँ, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर समझाइए। इसी के साथ जो ये 19वां क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर संक्षिप्त परिचय लीजिए, अथवा मैं आपको लेकर राम वर्ग से बनीपुर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को स्पष्ट कीजिए। आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन करता है, तो आपको मैं अभी इन सारों क्वेश्चनों के आंसर 16 से लेकर 19 तक आपके बता देता हूँ। तो ये जो 16 प्रश्न का आंसर है, पान वाले ने कैप्टन को लंगड़ा है तथा पागल काक जो कि अति गैर जिम्मेदार और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी के साथ ये जो 17वां क्वेश्चन है, अट नहीं रही है, पट नहीं रही है, सट नहीं रही है, 17वां क्वेश्चन पाठ से आ रखा है आपका। इसी के साथ 18वें क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सारों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो 19वें प्रश्न का उत्तर मैं आपके सामने यहाँ पर साझा कर रहा हूँ, ये आप लोग 19वें क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। इसी के बाद में ये जो कर्तव्य है, काव्य, नाटक, उपन्यास, अन्य इसके कौन कौन से उपन्यास थे, भाषा कौन सी थी, आपको सामने 19वें क्वेश्चन का आंसर नजर आ रहा है। इसी के साथ अब हम बात करेंगे सेक्शन डी यानी कि खंड द के निबंधात्मक प्रश्न। उत्तर सीमा 150 शब्द। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। आपको यहाँ पर इसका आंसर भी मैं आपको दूंगा, मोबाइल फोन छात्र के लिए वरदान या अभिशाप। इसी के साथ बताना है पर्यावरण संरक्षण एवं युवा, और तीसरा है आत्मनिर्भर भारत। इन तीनों में से आपको किसी एक पर 300 शब्दों का निबंध लिखना है। मैं आपको आगे बताऊंगा, आप लोग वीडियो को पूरा देख के। प्रश्न नंबर 21वां है कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर का राकेश कुमार मानते हुए अपने विद्यालय में शैक्षणिक भ्रमण हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। आपको शैक्षणिक भ्रमण हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। इसके जो अथवा में दे रखा है, स्वयं को जोधपुर निवासी कमल मानते हुए अपने छोटे भाई आशीष को शिक्षा का महत्व समझाते हुए एक पत्र लिखना है। और 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवलतर को संकेत कीजिए या फिर निम्नलिखित पंक्ति का प्लवन कीजिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। या इसका आपको प्लिकत करना है। तो मैं आपको इन सारे क्वेश्चनों के आंसर बता रहा हूँ। 20, 21, 22 क्वेश्चनों के 3 क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। मोबाइल चाप छात्र के लिए वरदान या फिर अभिशाप। आपको इसकी प्रस्तावना लिख देनी है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसकी प्रस्तावना है। इसी के साथ प्रस्तावना के आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि मोबाइल फोन का बढ़ता प्रभाव। मोबाइल का बढ़ता प्रभाव क्या है, क्यों मोबाइल बढ़ रहा है, किस कारण से बढ़ रहा है, ये आपको बता देना है। और इसी के साथ मोबाइल फोन के लाभ, आपको मोबाइल फोन के लाभ लिखने होते हैं। इसी के साथ लाभ के आगे आपको लिखना होता है कि मोबाइल फोन से हानि, मोबाइल से हमें क्या हानि है, यह आपको बता देनी है। मोबाइल से फोन से हानि होती है, कई युवक को हानि होती है। बाद में आपको इसको उपसार लिखना है, मोबाइल फोन दुष्साप दूरभाष आपको लिख देना है। और इसी के साथ 21वां प्रश्न, सेवा में श्रीमान प्रधान महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर, जो विद्यालय का नाम दे रखा है वही नाम आपको लिखना है। शैक्षणिक भ्रमण पर जाने के लिए अनुमति आपको विषय डाल देनी है। और जो नीचे आपको अपना नाम नहीं लिखना है, जो प्रश्न में नाम दे रखा है वही नाम आपको लिखना है। इसी के साथ ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। और ये जो 22वां क्वेश्चन, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पलवन में जीत और हार मनुष्य के मन की स्थिति पर निर्भर करती है। यदि व्यक्ति मन के हार मान लेता है तो वह निश्चित रूप से असफल हो जाता है, भले ही परिस्थितियां उनके पक्ष में हो। उसके विपरीत यदि वह अपने मन के आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करता रहता है तो वह किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकता है। यानी कि मन के हारे हमको नहीं आना चाहिए, मन को स्वयं के काबू में करना चाहिए। इसका विस्तार संख्या मनोबल की शक्ति और नकारात्मक सोच में बचे, ये आपको लिख देना है। यह पंक्ति बताती है कि आत्मविश्वास की सफलता की नींव है। जब मन में दृढ़ विश्वास जो व्यक्ति किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर दे दिए, हिंदी का पूरा मॉडल पेपर कंप्लीट कर दिया। अगला मैं मॉडल पेपर का कौन से मॉडल पेपर का वीडियो बनाऊं, आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग इसकी PDF लेने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी।